metals and non-metals question answer. So question number 1 is which of the following can be beaten into thin sheet? कौन सा इसमें हम इसको बीट करके इसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो ऑप्शन आर जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन. तो जिंक है, जिंक एक मेटल है जिसको हम बीट करके एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जिंक जो है वो मेटल है, उसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी होती है, लेकिन जो फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन है ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं. इसकी वजह से इनके पास मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं होती है. सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी जो स्टेटमेंट है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट इज ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. सेकेंड इज ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. सी इज जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. डी some metals are ductile. So the answer is generally metals are ductile. जो जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे मेटल्स, लेकिन हाँ ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल. तो फॉस्फोरस क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है. बी इज metals are dash conductor of heat and dash. Metals are the good conductor of heat and electricity. C is iron is dash reactive than copper. Iron is more reactive. Iron जो है वो ज़्यादा reactive है as compared to copper. D is metal reacts with acids to produce dash gas. देखिए जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. Question number 4, mark true false if the statement is true and false if the statement is false. आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. अगर ट्रू है तो टी लिखना है, अगर फॉल्स है तो एफ लिखना है. जर्नली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड. तो क्या जर्नली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ? आंसर इज फॉल्स. नो, जर्नली नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. बी इज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. जो सोडियम है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. ट्रू, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सोल्यूशन. जो कॉपर है वो डिस्प्लेस करता है जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन से. नहीं, बल्कि जो जिंक है वो डिस्प्लेस करता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में. तो ये आंसर क्या है, फॉल्स. डी इज कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. क्या हम कोल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, कोल को हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 5, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेसिस ऑन देयर प्रॉपर्टीज. देखिए कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो लिखी गई हैं. अब आपको क्या करना है कि आपको डिस्टिंग्विश करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनके बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस में. तो मेटल्स की कैसी अपीयरेंस होती है, लस्टरस होती है. ऑन अदर हैंड अगर नॉन मेटल की बात करें तो उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, डल होती है. हार्डनेस कैसी होती है मेटल्स की, हार्ड होती है, और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं. मेलेबिलिटी क्या होती है मेटल्स की, यस वो हम उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को, तो दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी. एंड नॉन मेटल्स दे डोंट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, यानी कि नॉन मेटल्स के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती है जिससे हम उसको एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सके. फोर्थ इज डक्टिलिटी. दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी. जो मेटल्स होते हैं उनके पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, और ऑन अदर हैंड जो नॉन मेटल होते हैं उनके पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है. फिफ्थ इज हीट कंडक्शन. तो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. आपको इन चारों के रीजन देने हैं. तो फर्स्ट इज एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज टू रैप फूड आइटम्स. एल्यूमिनियम फॉइल को हम यूज करते हैं फूड आइटम्स को रैप करने के लिए. तो क्यों है,
क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो मेलेबल है, उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए एल्यूमिनियम फॉइल्स को हम यूज़ करते हैं रैप करने के लिए फूड आइटम्स को। सेकेंड इज इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इमर्जन रॉड्स ऑफ हीटिंग लिक्विड आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। क्यों बनी हुई होती है, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सी इज कॉपर डू नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। जो कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, इसीलिए वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। डी इज सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन द केरोसिन। जो सोडियम और पोटेशियम उसे स्टोर करके रखते हैं केरोसिन में, क्यों करते हैं, सोडियम और पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड विच रेडिली रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। देखिए जो सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसी और ये रिएक्ट कर सकते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और वो फायर कैच कर सकते हैं। इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन अ एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। क्या हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में रख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है, जो पिकल होता है वो कंसिस्ट करता है एसिड जो रिएक्ट कर सकता है एल्यूमिनियम जो क्या है मेटल के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता सकता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन, और इसीलिए हम जो पिकल है उसको स्टोर नहीं कर सकते एल्यूमिनियम यूटेंसिल में। क्वेश्चन नंबर 8 इज मैच द सब्सटेंस विद गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन द कॉलम बी। आपको एक कुछ ए सब्सटेंस, कॉलम ए में कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं, उनका यूजेस जो है वो कॉलम बी में दे रखे हैं, आपको उनको मैच करना है। सो गोल्ड किस कहाँ यूज होता है, ज्वेलरी में। आयरन कहाँ यूज होता है, मशीनरी में। एल्यूमिनियम कहाँ यूज होता है, फूड को रैप करने में। कार्बन कहाँ यूज होता है, फ्यूल में। कॉपर कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर में। एंड मरकरी थर्मोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड इनटू कॉपर प्लेट। क्या होगा जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम पोर कर देंगे कॉपर प्लेट में। नो रिएक्शन occur when diluted sulfuric acid is poured in the copper sulfate. However, the concentrated sulfuric acid is poured on the copper plate. Hydrogen gas evolves with the formation of blue color copper sulfate crystals. देखिए कोई भी रिएक्शन नहीं अकर होगा अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पोर करेंगे कॉपर प्लेट में, लेकिन अगर वहीं पर कंसेंट्रेटेड अगर सल्फ्यूरिक एसिड को हम पोर करते हैं कॉपर प्लेट पे तो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो बाहर निकलेगी और ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो होंगे वो फॉर्म होंगे साथ ही साथ। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 की बात करेंगे तो कॉपर प्लस H2SO4 कंसनट्रेटेड होगा तो क्या होगा, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल फॉर्म होंगे और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व होगी। नेक्स्ट इज आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या होगा अगर हम आयरन नेल को डाल देंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो वो क्या करेगा कि जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से। इससे क्या होगा कि जो ब्लू कलर होगा कॉपर सल्फेट का वो फेड होना शुरू हो जाएगा और डिपोजिशन हो जाएगा कॉपर का किस पे, आयरन नेल के ऊपर। रिएक्शन कुछ इस तरीके से, Fe इज आयरन, CuSO4 इज कॉपर सल्फेट। जब हम इसको आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, FeSO4 फेरिक सल्फेट हो जाएगा और कॉपर जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in the test tube. A. How will she find the nature of gas? पहले तो सलोनी ने क्या किया कि एक पीस ऑफ बर्निंग चारकोल लिया और उसकी जो गैस इवॉल्व हुई उसको उसने एक टेस्ट ट्यूब में भर लिया। अब ए में ये पूछ रहा है कि वो कैसे ये फाइंड करेगी कि जो गैस का नेचर क्या है। तो
कैसे पता चलेगा? इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर। वो क्या करेगी सलोनी के कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करेगी, अब उसको कवर कर देगी और उसको अच्छे से शेक कर लेगी। जब शेक करेगी तो वो क्या करेगी, उसमें ब्लू लिटमस पेपर से उसको चेक करेगी सोल्यूशन को। अगर सोल्यूशन जो है वो चेंज, अगर ब्लू लिटमस पेपर जो है वो चेंज हो जा रहा है ब्लू से रेड में, तो ये पता चल जाएगा कि गैस जो है वो एसिडिक है नेचर में। और अगर नहीं चेंज होता तो वो क्या रह जाएगी, वो ब्लू की ब्लू रहेगी। इससे ये पता चलेगा कि वो बेसिक है नेचर में। बी, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। अब आपको क्या करना है कि जो भी रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है इस पूरे प्रोसेस में वो आपको लिखनी है। तो जो चारकोल है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो चारकोल में क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, क्या फॉर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, गैस जो है वो फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 11 इज, वन डे रीटा वेंट टू द ज्वेलर शॉप विद हर मदर। हर मदर गेव हर ओल्ड gold jewelry to the goldsmith to polish. Next day when they brought the jewelry back, they found there is a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in the weight? देखिए, एक दिन रीता अपनी मम्मी के साथ सुनार की दुकान पे जाती है। उनकी मम्मी ने कुछ पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी जो होती है वो सुनार को दी होती है पॉलिश करने के लिए, लेकिन अगले दिन जब वो लेने जाते हैं वापस तो उन्हें कुछ जो ज्वेलरी का वेट होता है उसमें कुछ स्लाइटली कम दिखती है। तो आप कैसे पता लगा, कैसे क्या रीज़न होगा कि जो ज्वेलरी यानी कि गोल्ड का वेट जो है वो कम हो गया? तो आंसर क्या है इसका, इन ऑर्डर टू पॉलिश गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज डिप्ड इन टू द लिक्विड कॉल्ड एक्वा रेजिया। देखिए, जब भी गोल्ड ऑर्नामेंट को पॉलिश करते हैं तो उसको कहाँ डिप किया जाता है, एक लिक्विड में जिसका नाम है एक्वा रेजिया। ये सोल्यूशन होता है या मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। अब जब गोल्ड इसमें डिसॉल्व किया जाता है एक्वा रेजिया में, तो आउटर लेयर जो होती है गोल्ड की वो डिसॉल्व हो जाती है और जो इनर शाइनी लेयर होती है गोल्ड की वो अपीयर हो जाती है। अब जो ये डिसॉल्विंग लेयर है ये कॉज करती है रिडक्शन वेट में ज्वेलरी के। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।